संविधान था उसमें लिखा हुआ था कि हमको स्वराज चाहिए, ठीक है, स्वराज चाहिए अंग्रेजी शासन के भीतर, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, स्वराज चाहिए अंग्रेजी शासन के भीतर, और दूसरा पॉइंट था कानूनी रास्तों से, लीगल रास्तों से। गांधी जी ने ये दोनों को थोड़ा थोड़ा बदल दिया। पहला लाइन स्वराज चाहिए, हो सके तो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत, नहीं तो इसके बाहर भी। दूसरी लाइन कानूनी की जगह उचित और न्यायपूर्ण तरीके से। अब उचित और न्यायपूर्ण तरीका क्या है, कौन डिफाइन करेगा, हमारा हृदय, हमारा दिल बोल रहा था कि अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं। हमने जब होम रूल आंदोलन वापस लिया तो बदले में उन्होंने क्या दिया, बदले में उन्होंने दिया रॉलेट कानून, और क्या दिया, और दे दिया द्वैध शासन 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसके अंतर्गत हमको नाम मात्र की शक्ति हस्तांतरित की गई, जबकि बात हो रही थी होम रूल की, स्वराज की। जैसा स्वराज कनाडा को मिला है, जैसा स्वराज ऑस्ट्रेलिया को मिला है, वैसा स्वराज हमको भी मिल जाए। तो गांधी ने यहां पर दो संशोधन किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। लोग गांधी के पीछे पीछे चलने लगे और उन्होंने कितना समय मांगा, 1 साल का समय मांगा। अब 1 साल का समय बीत गया लेकिन सफलता नहीं मिली, और 1 साल का समय बीत गया, 1920 से आ गया 1922। अब डेट आ गया 5 फरवरी 1922। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर। चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर गोली चालन कर दिया। इससे जो अहिंसक आंदोलन कर रहे थे वो उत्तेजित हो गए और उन्होंने जाके थाने में आग लगा दी। अब 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। यह घटना पूरा नेशनल इंटरनेशनल न्यूज बन गई। और गांधी किसके पक्ष में थे, किसके पीछे पागल थे, अहिंसा के पीछे। कि वो जानते थे कि अगर अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाया गया तो हिंसा में तो ये अंग्रेज हमसे कई गुना आगे हैं। हम हिंसा के रास्ते इनके सामने 20 बार अपना के देख चुके हैं, और जैसे हिंसा होती है ये हमारा हिंसा से दमन कर देते हैं। तो शायद गांधी को उस समय लगा कि हमारा देश एक व्यापक जनहानि देखेगा, सरकार अब जगह जगह पर किसानों के ऊपर गोली चलवाएगी, अत्याचार करेगी। दूसरा ये कि हिंसा से हमारा आंदोलन और कमजोर हो जाएगा और हम कभी संगठित नहीं हो पाएंगे। और तीसरा ये कि गांधी का एक सिद्धांत था कि भाई मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं उसी तरीके से आंदोलन चलेगा तो मैं नेतृत्व करूंगा, नहीं तो मैं नेतृत्व नहीं करूंगा। मतलब एकदम पक्के नेता थे, फुल लीडर। पॉलिटिकल साइंस वाले बोलते हैं कि गांधी पॉलिटिकल साइंस की किताब है, उनका जीवन। तो उनका मानना विवादास्पद भी होता है। कई बार लोग कहते हैं कि कुछ दूसरे कारणों से गांधी ने वापस लिया आंदोलन, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि गांधी ने एक विचारपूर्ण निर्णय लेकर जो मनोबल लोगों का टूट सकता था कि अंग्रेजों ने उनका दमन कर दिया, उस मनोबल को बचाए रखा। और यह बात लोगों के मन में आ गई कि अरे यार गांधी अगर वापस नहीं लेता तो हम अंग्रेजों को यहां से भगा देते। अब यह संभव था कि नहीं, यह तो इतिहास के गर्भ में चला गया। अब गांधी को जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। चौरी चौरा घटना के बाद जब इन्होंने आंदोलन वापस लिया तो एक अलग धारा बह गई कांग्रेस में। वहां से निकली स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का नेता था C.R. दास, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी C.R. दास। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास के शिष्य थे सुभाष चंद्र बोस। अब आगे बताने की जरूरत नहीं। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ने मिलकर एक पार्टी बना ली जिसका नाम था स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी जब बनी तब कांग्रेस वालों को 1907 की याद आई। 1907 में क्या हुआ था, 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, सूरत विभाजन हो गया था, लात घूसा कुर्सी टेबल चप्पल जूता सब फेंक के मारे थे एक दूसरे को, और कांग्रेस टूटी तो फायदा किसका हुआ, फायदा अंग्रेजों का हुआ। फूट डालो और
शासन करो की नीति के तहत। तो यहां पे कांग्रेस वालों ने सोचा नहीं, अब हमको वही गलती नहीं करना जो हम पहले कर चुके हैं। तो कांग्रेस में एक सहमति बनी कि ठीक है, गांधी से आप सहमत नहीं हो, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, तो ठीक है, ये थे परिवर्तनवादी, और जो गांधी को पकड़ा के चले वो थे अपरिवर्तनवादी। वही हम गांधी के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, जैसे जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका गांधी में अटूट विश्वास था। तो बोले ठीक है, अटूट विश्वास वाले उसको अटूट रखो, और जिसका टूट विश्वास हो गया है वो अपना अलग पार्टी बनाओ, लेकिन कांग्रेस के झंडे के अंतर्गत। सहमति बनी, स्वराज पार्टी आई। वो कहानी चलती जाएगी, स्वराज पार्टी अपना काम करेगी, वो असेंबली में एंट्री लेगी, काउंसिल में एंट्री लेगी, और वहां जाके अंदर से अंग्रेजों का विरोध करने का प्रयास करेगी। अब गांधी इस बीच क्या कर रहे हैं, गांधी यहां से फिर से अपने जो मूल काम था, जो इनको लगता था कि किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए जरूरी है, उसमें लौट गए। इसको ये बोलते थे रचनात्मक कार्य। यहां से लौट जाएंगे रचनात्मक कार्यों में। अब रचनात्मक कार्य क्या होता है भैया, तो स्वदेशी का प्रचार, खादी का प्रचार, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, ये सारी चीजें रचनात्मक कार्य। गांधी का मानना था कि अगर हम लगातार इन सब काम को करते रहेंगे तो हम जनता से जुड़ाव महसूस करेंगे, जनता हमसे जुड़ाव महसूस करेगी, हम उनकी समस्या को समझते रहेंगे, और जनता जब जरूरत पड़ेगी तो हमको सपोर्ट करेगी। देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा कि गांधी के पहले और गांधी के बाद अंतर यह है कि गांधी के पहले के लोगों का मानना था कि आंदोलन बुद्धिजीवियों के हाथ में रहना चाहिए, जबकि गांधी का जनता के ऊपर अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को आप सिखाओ मत, किसी व्यक्ति को आप बताओ मत कि क्या करना है, उसके अंदर कुछ गुण विकसित करो, उसका आत्मविश्वास जगाओ। जैसे गांधी मानते थे कि गांवों को आप गाइड मत करो क्या करना है, गांव में आप फैसिलिटीज मत भेजो, आप गांव को आत्मनिर्भर बनाओ, आप उनके मामलों में इंटरफेयर मत करो, आप उनको सुविधा प्रदान करो, उनको आत्मनिर्भर बनाओ, ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। तो इसीलिए गांधी का विश्वास था कि जनता अपनी लड़ाई खुद लड़े, इसलिए वो जनता को सशक्त करने में लग जाते थे। इस बीच आपका 1928 की घटना हो गई, बहुत बड़ी घटना थी, जिसको हम लोग बोलते हैं साइमन कमीशन का भारत आना। साइमन कमीशन जब भारत आया, लाला लाजपत राय को लाठी लगी, उनकी मृत्यु हो गई, पूरे भारत में विरोध की लहर तेज हो गई। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अब हमारा लक्ष्य क्या है, पूर्ण स्वराज, अब हमको डोमिनियन वगैरह नहीं चाहिए। इसके पहले एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट, जिसको बनाने वाले थे मोतीलाल नेहरू। 1928 की आई मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट में हमने डोमिनियन को स्वीकार किया था, और डोमिनियन स्वीकार करने के लिए अंग्रेजों के पास 1 साल का समय दिया था। अंग्रेजों ने इसको स्वीकार नहीं किया। 1929 में हमने कर दिया लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की घोषणा। अब गांधी की फिर से एंट्री आती है, क्योंकि पूर्ण स्वराज की घोषणा तो कर दिए, लेकिन भैया अगर 1 साल में ये लोग हमको डोमिनियन नहीं दिए तो हम पूर्ण स्वराज कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए नेता कौन होगा। तो फिर से पिक्चर में आए गांधी, और यहां जो आंदोलन शुरू होता है वो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा क्या मतलब होता है? सविनय अवज्ञा का मतलब हम आपको हाथ जोड़ के प्रेम से पूरे अहिंसा के साथ आपकी अवज्ञा करेंगे, डिसोबे करेंगे। आपने बोला कर देना है, हम नहीं देंगे। आपने बोला इस कानून का पालन करो, हम उस कानून को तोड़ेंगे। आपने बोला नमक कोई नहीं बना सकता, तो हम क्या करेंगे, नमक कानून तोड़ेंगे, नमक बनाएंगे। आपने बोला कि जंगल को काटना मना है, हम जंगल सत्याग्रह करेंगे। आपने बोला कि चौकीदारी टैक्स देना पड़ेगा, हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोगों ने गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध किया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है दांडी यात्रा से, ठीक है, दांडी यात्रा से, है ना। ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। नेपोलियन ने भी यात्रा की थी,
गांधी ने भी यात्रा की है और अभी भी एक यात्रा आपके देश में चल रही है ना। तो दांडी यात्रा जो थी, दांडी यात्रा 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चलेगी। दांडी यात्रा ने गांधी को घर घर का नायक बना दिया, जन जन का नायक बना दिया। ऐसा बताया जाता है कि जब गांधी दांडी यात्रा में जा रहे थे, इनकी 350 किलोमीटर की से ज्यादा की यात्रा थी और उस यात्रा के दौरान लोग इनके सामने अपने इस्तीफा रखते जा रहे थे नौकरियों का। बच्चे त्याग पत्र जहां जहां जाते थे, इनको भेंट स्वरूप लोग नौकरियों में त्याग पत्र करके देते थे। बच्चे अपने स्कूल छोड़ के देते थे, लोग अपने वकालत का त्याग कर देते थे। तो गांधी इस समय जो गांधी का तौर तरीका था, इनका पैदल चलना, अपने लोगों को लेके इनका सादा वेशभूषा, लाठी लेके चलना, ये सब चीज लोगों के दिलो दिमाग में बसते गई और गांधी के प्रति लोगों की भक्ति पैदा हो गई। ये करिश्माई पुरुष बन गए। 1 साल तक आंदोलन चला। कोई भी आंदोलन असीमित समय तक नहीं चल सकता। आया 5 मार्च 1931 का समय। 1931 में हो गया गांधी इरविन समझौता। वायसराय था लॉर्ड इरविन। गांधी और इरविन साथ साथ बैठे। यह पहली बार था कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को वायसराय ने 1-to-1 मीटिंग के लिए अपने पास बुलाया था। उस समय अंग्रेजों का ऐसा ऑरा बना के रखे थे, वो इतना दबाव बना के रखे थे हमारे ऊपर कि पहली बार किसी भारतीय को सामने बुलाया, वही बड़ी बात हो गई कि गांधी यार वायसराय से बात करके आ गया है। आज बताओ, इस वायसराय की कोई कोई पूछने वाला नहीं है अंग्रेजों को आज, ठीक है। उस समय ये स्थिति थी। तो गांधी और इरविन का समझौता हुआ। इस समझौते में बोला गया कि भाई हम लोग इंग्लैंड में एक बैठक कर रहे हैं, वहां हम लोग इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो बात आप रख रहे हो, जिसके लिए आप आंदोलन कर रहे हो। हम लोग चाहते ही हैं कि भारत को स्वराज दे दें, भारत को आजाद कर दें, लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे करेंगे, आप बात तो करो हमसे आके। तो गांधी बोले ठीक है भाई। उनका विश्वास था कि अपने विरोधी को एक मौका देना चाहिए। तो गांधी आंदोलन को स्थगित किए और चले गए इंग्लैंड, राजपूताना जहाज से। घनश्याम दास बिड़ला उनके साथ गए थे। अब वो चले गए इंग्लैंड और इंग्लैंड में वो अटेंड किए गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब होता है कि गोल मेज में हम लोग सभी एक दूसरे को देखते हुए बराबर बराबर बैठे हैं और आपकी बातों को सुन के हम उसका जवाब देंगे, हम उसमें अमल करने का प्रयास करेंगे। गोल मेज सम्मेलन होता था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अब 1931 में गांधी चले जाएंगे कहां? इंग्लैंड जाएंगे। वहां पर क्या करेंगे? गोल मेज सम्मेलन करेंगे। गोल मेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, दूसरे गोल मेज सम्मेलन में। लेकिन अंग्रेज इतनी कच्ची गोली थोड़ी खेले थे कि गांधी के लिए वहां सब कुछ तैयार करके रखेंगे कि आओ और सोने की थाली में सजा भारत ले जाइए बापूजी, हम आपका पैर भी पड़ेंगे जाते जाते। ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने क्या बोला? अंग्रेजों ने पहले एक रणनीति बना के रखी थी। जितने उनके वफादार वर्ग थे वो थे राजा रजवाड़े, क्योंकि राजा रजवाड़ों को पता था कि हमारे पास ना तो अब सेना है, ना तो हमारे पास अब मजबूती है, हम किसके बल पर जिंदा हैं? अंग्रेजों के बल पर। ये अंग्रेज ही हमको बचा के रखे हुए हैं। इसलिए ये राजा रजवाड़े जितने थे सब अंग्रेजों के वफादार, बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे, नाइटहुड, अरे भयानक भयानक उपाधि लेते थे भाई, क्या क्या बताऊं। तो सर नाइटहुड मतलब भयानक भयानक खतरनाक उपाधि। तो जैसे आजकल नहीं लेते हैं आदरणीय, माननीय, है ना, लोकप्रिय। आप लोग लेते हो युवा, संघर्षरत, जुझारू, है, मिलनसार, योग्य, ऐसे ऐसे उपाधि लेते हो ना। तो वहां राजा रजवाड़े बैठे हुए हैं, वहां दलित नेता बैठे हुए हैं अंबेडकर, वहां मुस्लिम सांप्रदायिक वर्ग बैठा हुआ है, वहां हिंदू सांप्रदायिक वर्ग बैठा हुआ है, वहां सिख सांप्रदायिक वर्ग बैठा हुआ है। ये सारे गांधी को नोच खाएंगे ऐसे बैठे हुए हैं। बोले साला अकेले माहौल ले लिया पूरे देश का, हमारा क्या होगा? पूरे पब्लिक को अपने साइड खींच लेगा तो हमारा क्या होगा? एक घटना बताता हूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक मिल सत्याग्रह हो रहा था। अब उस मिल सत्याग्रह में पूरे गांधी के फॉलोअर खड़े थे। अंग्रेज सरकार वहां भेजी पुलिस।
पुलिस जब आती है तो पुलिस उनको बोलती पीछे हट जाओ नहीं तो हम लाठी चार्ज करेंगे। अब इनका इतना कड़ा इनका मनोबल था, इतना इनका मतलब शक्ति थी इनके अंदर कि बोले नहीं आप लाठी चार्ज करो और पीछे हटेंगे नहीं हम। एक अंग्रेज लेखक उस घटना का विवरण देता है, चित्रण करता है, बोलता है कि लाठी पड़ती गई, लोग का सिर फटते गया, गिरते गया और सामने वाला पीछे वाला टस से मस नहीं हुआ। ऐसे करते करते 30 लोगों को लाठी मार के वो लोग हॉस्पिटलाइज कर दिए और अंत में वो लोग थक गए, सरेंडर हो गए। पुलिस वाले का हाथ कांपने लगा मारने में। तो ये शक्ति गांधी पैदा करते थे, ये थी अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि हम डर गए, हम भीरू हो गए, हम कायर हो गए और बैठ जाए, ये नहीं। हमको लड़ना है लेकिन हम अपने रास्ते पे लड़ेंगे, हमको नहीं मारना है तो हम नहीं मारेंगे। ये नहीं कि आप मारे तो हम आपके साथ उत्तेजित होकर आपको मार दिए। अरे मारना चाहते तो हम पहले ही मार लेते आपको, लेकिन हमारा तरीका सही है, हम उस पर विश्वास करते हैं। तो यही सत्य और अहिंसा था। तो इतना बड़ा औरा था गांधी का, यार कौन डरेगा नहीं, कौन नेता नहीं डरेगा। सब लगे थे सारा निपटाओ इसको, हमारा रास्ता ब्लॉक कर देगा नहीं तो ये। तो जैसी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे, सारे हाँ 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 करके उनके ऊपर चढ़ गए। अंग्रेजों को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ा, गांधी को कुछ बोलने ही नहीं दिया गया। यहीं पर एक फेमस घटनाक्रम हुआ था। गांधी गए थे अपना साधारण वेशभूषा में, धोती गमछा लपेट के चले गए लाठी टेक के। अब यहीं पर उसके ऊपर खूब हंसी उड़ाए गए, बोले यार ये कैसा असभ्य आदमी है। क्योंकि अंग्रेजों की सभ्यता किस निर्धारित होती है, सूट बूट से, उनके जूते, उनके सूट, उनका टाई, इससे उनकी सभ्यता निर्धारित होती है। जबकि वो 1500 साल पहले अंग्रेज लोग यहाँ पे छाल का पत्ता और ऐसा करके यहाँ तिलक निशान लगा के, दांत लगा के घूमते थे, जब जैसे हमारे यहाँ जंगल में अभी घूमते हैं ना। अरे आप लोग एक पिक्चर देखना, किंग आर्थर, अगर नहीं देखे होगे तो। इंग्लैंड क्या था आज से 1500-1700 साल पहले, आपको पता चलेगा। और भारत क्या था आज से 5000 साल पहले, सिंधु घाटी सभ्यता देखना। ये हमको सभ्यता सिखा रहे हैं, जो दुनिया को सभ्यता सिखा चुके था। 5000 साल 7000 साल पहले का सिंधु घाटी सभ्यता का डबल स्टोरी बिल्डिंग मिलता है। और पॉज करना।